हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या क्या है इस वीडियो में। तो किस देश ने क्वीन एलिजाबेथ को राष्ट्र प्रमुख पद से हटाने और गणतंत्र यानी रिपब्लिक होने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिटेल में जानेंगे, मैप के थ्रू जानेंगे पूरे मामले को, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन के लिए, खासतौर पर इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक है उस पर। केंद्र सरकार ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी 2022 जारी की है पहली बार। तो इसमें कितने खेलों को शामिल किया गया है, क्या क्या हैं वो खेल। मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। बीसीसीआई ने नया कप्तान नियुक्त किया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम का। सैन्य अभ्यास हुआ है खान क्वेस्ट 2022, कई सारे देश इसमें शामिल हुए हैं। तो किसने आयोजित किया, मैप के थ्रू बताएंगे। किस इंडियन पूर्व क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20वें वर्ष गुडविल एम्बेसडर बनाए रखा है। इसके अलावा भी कई और क्वेश्चन हैं, सब पर चर्चा होगी। और दोस्तों, लाइक बटन जरूर दबाना और शेयर कर दीजिए तमाम मित्रों को। पहला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिटेल में बताएंगे आपको। क्वेश्चन होगा, किस देश ने क्वीन एलिजाबेथ सेकंड को राज्य प्रमुख या कहें राष्ट्र प्रमुख उसे हटाने और गणतंत्र यानी रिपब्लिक बनने की प्रक्रिया शुरू करने के लिए मंत्री नियुक्त कर दिया है। आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। एक न्यूज़ दिखाते हैं द हिंदू में, ऑस्ट्रेलिया ने नियुक्त किया है जूनियर मंत्री को मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। ओके, देखिए ऑस्ट्रेलिया तो स्वतंत्र है लेकिन रिपब्लिक नहीं है। मैप के थ्रू बताते हैं आपको। ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं ऑस्ट्रेलिया कहाँ पर है। ये रहा ऑस्ट्रेलिया, मैप में ग्लोब में आप ये देख रहे हैं। ओके, ऑस्ट्रेलिया की राज्य प्रमुख हैं, हेड ऑफ नेशन, वो महारानी यानी ब्रिटेन की महारानी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड है। ओके, और क्वीन के प्रतिनिधि के तौर पर यहाँ पर गवर्नर जनरल नियुक्त होते हैं और नई सरकार को वही शपथ दिलाते हैं, और जो भी कानून बनता है ऑस्ट्रेलिया में उस पर मुहर लगाने का काम क्वीन एलिजाबेथ के प्रतिनिधि के तौर पर कौन करते हैं, तो गवर्नर जनरल करते हैं। वर्तमान में गवर्नर जनरल कौन है ऑस्ट्रेलिया के, डेविड हर्ले हैं ये। ओके, और ये है नए प्राइम मिनिस्टर, इनका नाम क्या है, इनका नाम है एंथनी अल्बनीज़। तो इनकी सरकार को भी शपथ इन्होंने ने ही दिलाया। ओके, तो अब क्या हुआ है कि वहाँ पर डिमांड शुरू हुई, मतलब डिमांड तो काफ़ी लंबे समय से है कि रिपब्लिक बना दिया जाए। तो इसके लिए प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज़ ने एक नया मंत्री यानी असिस्टेंट मंत्री नियुक्त किया है, और उनके पद का नाम है असिस्टेंट मिनिस्टर फॉर द रिपब्लिक। ओके, और उनको भी शपथ किसने दिलाई है, गवर्नर जनरल ने शपथ दिलाई। और ये है नए असिस्टेंट मंत्री जिनका काम है, क्या काम है कि देश को रिपब्लिक बनाना, उसकी पूरी प्रक्रिया को करना। इनका नाम क्या है, जो नए मंत्री हैं, मैट थीसलवाइट। ओके, तो इन्हीं के देखरेख में आगे हो सकता है कि जनमत संग्रह करवाया जाए। हालांकि ये आपको बता दूं कि इससे पहले 1999 में भी 1999 में भी जनमत संग्रह हुआ था वहाँ पर कि रिपब्लिक बने या फिर महारानी को ही अपना राज्य प्रमुख बनाए रखें। तो उसमें जनता ने जनमत संग्रह को खारिज कर दिया था, कह दिया था कि नहीं, हम अभी भी महारानी के छत्र छाया में रहने को तैयार हैं। लेकिन अब माहौल बदला है, हवा बदली है। तो अब ऑस्ट्रेलिया में जो यहाँ आप मैप देख रहे हैं, वहाँ पर ये हुआ है कि हमें अब रिपब्लिक बनना है। ओके, तो एक न्यूज़ क्लिपिंग दिखाना चाहता हूँ, द गार्जियन का है, और ब्रिटेन से निकलता है, दुनिया में बहुत ही मशहूर ये अखबार है। इस न्यूज़ में जो असिस्टेंट मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनका एक बयान है, और उनका ये कहना है कि ऑस्ट्रेलिया के लोग क्यों नहीं अपने जो सत्ता प्रमुख है उसका चुनाव कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते। ओके, मतलब कि माहौल वहाँ पर बनने लगा है। अब ये देखते हैं, इसके बारे में अब जानेंगे कि क्या क्या और हो रहा है और क्या अधिकार हैं। उससे पहले ये देख लेते हैं कि अभी दुनिया के कितने देशों में महारानी राज्य प्रमुख के तौर पर है, यानी हेड ऑफ द नेशन के तौर पर। हेड ऑफ द नेशन को राज्य प्रमुख ही कहा जाता है हिंदी में। ओके, आप राष्ट्र प्रमुख भी कह सकते हैं। तो महारानी जो एलिजाबेथ सेकंड है वो यूनाइटेड किंगडम की तो महारानी है ही, क्वीन है ही, लेकिन इसके अलावा 14 देशों की भी वो महारानी है। कौन कौन से देश हैं आप ये देख लीजिए। जितने भी डार्क ब्लू कलर दिख रहा है उन सब की महारानी है क्वीन एलिजाबेथ। कौन कौन से हैं अब उसको भी देख लेते हैं। एंटीगुआ,
और बरमूडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, तवालू, जमैका, न्यूजीलैंड, सेंट लूसिया, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाडाइंस। ओके, अच्छा, इससे पहले 2021 में एक देश था बारबाडोस, है अभी भी देश, यहीं पर है, इसी के पास में। उसने महारानी को यानी एलिजाबेथ सेकंड को राज्य प्रमुख यानी हेड ऑफ द नेशन के पद से हटा दिया था और खुद को गणतंत्र घोषित कर दिया था। वहाँ पर भी महारानी के दूत के तौर पर गवर्नर जनरल नियुक्त होता था, लेकिन वहाँ अब राष्ट्रपति बनते हैं। उसके बारे में मैंने डिटेल बताया था, पिछले साल की बात है, बारबाडोस में। ओके, तो अब देख लेते हैं कि महारानी के पास क्या क्या अधिकार है। इतने सारे देशों की महारानी है वो, 14 तो ये देश हैं और एक यूनाइटेड किंगडम तो है ही, यानी 15 देशों की। देखिए, रानी के पास यानी क्वीन के पास कुछ संवैधानिक कर्तव्य हैं, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है नई सरकार को स्वीकृति देना। अलग अलग देशों के आधार पर वो औपचारिक रूप से कानून को मंजूरी दे सकते हैं। हालांकि कुछ देश में अलग कानून है, कुछ देश में सिर्फ उसके कानून के मुताबिक वो केवल गवर्नर जनरल को ही नियुक्त कर सकती हैं। ओके, जैसे ऑस्ट्रेलिया में होता है। लेकिन चूंकि गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का अधिकार इनके पास है, ओके, तो ऐसे में जो भी बात होगी वो तो कहलाएगा कि इन्हीं के कहने पर वो कर रहे हैं। गवर्नर जनरल ये सीधे नियुक्त नहीं करती है तमाम देशों में, वहाँ की सरकार एक रिकमेंडेशन देती है कि इनको गवर्नर जनरल बना दिया जाए, तो वो मुहर लगा देती हैं कि ठीक है चलो ये बना देते हैं। लेकिन अगर ऑफिशियल तौर पर देखेंगे तो सब कुछ इनका ही, एक तरह से इन्हीं की छत्र छाया में वो देश, इतने सारे देश जो भी डार्क ब्लू कलर के हैं वो सब, यानी ये सब जो लिखे हुए हैं उन सब में इन्हीं के छत्र छाया में होते हैं। कुछ अधिकारियों की नियुक्ति वो कर सकती हैं, राज्य सम्मान प्रदान कर सकती हैं। ओके, तो ये सब है, और शाही प्रतिनिधि भी नियुक्त कर सकती हैं। अब सवाल है कि ऑस्ट्रेलिया में महारानी यानी एलिजाबेथ सेकंड के अधिकार क्या क्या है। ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश महारानी केवल नाम मात्र की राज्य प्रमुख है। ओके, हालांकि गवर्नर जनरल को नियुक्त करने का अधिकार उन्हीं के पास है, और इसके लिए ऑस्ट्रेलिया की सरकार सिफारिश करती है और मुहर लगा देती है महारानी। अन्य सभी तरह के जो कार्य हैं वो ऑस्ट्रेलिया की सरकार के पास ही है। हालांकि मैं कुछ थोड़ा सा इतिहास बता देना चाहता हूँ, जब इतना मामला हो रहा है बता रहा हूँ तो 1986 से पहले ऐसा नहीं था। उस वक्त 1986 से पहले ब्रिटिश कानून ऑस्ट्रेलिया पर लागू हुआ करता था। मतलब कि ब्रिटेन बहुत ही ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया की सत्ता पर हावी था। बहुत सारे फैसले ब्रिटेन की पार्लियामेंट में लिए जाते थे। यहाँ तक कि मैं आपको बताऊँ कि 1975 में ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर थे गफ विटलाम, तो उनको बर्खास्त कर दिया था किसने, गवर्नर जनरल ने। और ये बात सामने आई बाद में कि उसमें महारानी का हाथ हो सकता है सरकार को हटाने। हालांकि बाद में हवा बदली और फिर 1985 में द ऑस्ट्रेलियन एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट और ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में पास हुआ, और फिर 1986 में वो लागू हुआ द ऑस्ट्रेलिया एक्ट। और इसके बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट के अधिकार ऑस्ट्रेलिया से समाप्त हो गए, लेकिन हेड ऑफ द नेशन का जो दर्जा है वो ब्रिटेन की महारानी के पास ही रहा। और अब इसी पर सवाल उठ रहा है कि क्यों एक विदेशी व्यक्ति को हेड ऑफ द नेशन के पद पर बनाए रखा जाए, क्यों नहीं एक ऑस्ट्रेलियाई ही हेड ऑफ द नेशन बन सकता है। ओके, तो ये पूरा मामला है। मुझे लगता है कि पूरी बात आप समझ चुके होंगे, और पूरा डिटेल मैंने PDF में भी दिया हुआ है। डेली का जो PDF होता है वो फ्री होता है। और आपको बताऊं, अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, उससे पहले इन्फॉर्म कर दूं कि 2021 और 2022 का अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और वो PDF आप प्राप्त कर सकते हैं मेंबरशिप के थ्रू। 1 ईयर का मेंबरशिप है और उसके थ्रू आपको मिलता है करंट अफेयर्स का PDF वीकली, मंथली, ट्राई मंथली, हाफ ईयरली, ईयरली, और पिछले सालों के भी PDF आपको मिल जाते हैं। और डेली PDF तो मिलता है वो भी। वीकली मॉक टेस्ट भी होता है करंट अफेयर्स का, हर सप्ताह संडे को आप टेस्ट दे सकते हैं, और पिछले भी टेस्ट दे सकते हैं। एग्जाम बेस्ड मंथली टेस्ट सीरीज़ भी आयोजित किया जाता है। आप हर महीने करंट अफेयर्स के अलावा भी तमाम सब्जेक्ट के टेस्ट दे सकते हैं, अपना जांच कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसी है। और हाँ, कुछ लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि क्या पिछले भी महीनों के हम टेस्ट दे सकते हैं, तो हाँ, जो भी टेस्ट पिछले महीनों के अवेलेबल हैं वो सब में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और 40% डिस्काउंट है, बुक्स भी, फ्री शिपिंग भी है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। करंट अफेयर्स की तैयारी तो शानदार होगी। और आपको बताऊँ फिर से कि
जो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हुआ है प्रीलिम्स का, उसमें 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आए, दसों के दसों सरकारी जॉब न्यूज़ के जो वीडियोस हैं और पीडीएफ है उससे आए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्रिकेटर मिताली राज ने इंटरनेशनल क्रिकेट के किन स्वरूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? आंसर होगा सभी स्वरूप, एक दिवसीय, T20 और टेस्ट, सभी से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा कर दी। इंडियन जो क्रिकेट टीम है उसकी कप्तान थी और 8 मई को उन्होंने ये घोषणा की कि अब वो रिटायरमेंट ले रही हैं। उम्र कितनी है? न्यूज़ तो ये रहा, न्यूज़ तो आपने देख ही लिया होगा, फोटोग्राफ ये रहा। उनके करियर के बारे में चर्चा कर लें क्योंकि करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकता है। एज है उनकी, उम्र है 39 ईयर। और टीम इंडिया के लिए उन्होंने कब डेब्यू किया था? तो 26 जून 1999 को। ओके, और इंडियन टीम के लिए 23 साल तक उन्होंने खेला। वुमेंस क्रिकेट की दुनिया में सबसे ज़्यादा 10,868 यानी 10,868 रन उन्होंने बनाए और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप खेले हैं। महिला खिलाड़ी की बात कर रहा हूँ, एकमात्र खिलाड़ी नहीं, एकमात्र महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 वर्ल्ड कप क्रिकेट के खेले हैं। और उन्होंने साल 2000 में भारत के लिए पहला वर्ल्ड कप खेला। इसके बाद 2005, 2009, 2013, 2017 और 2022 में वो टीम इंडिया के लिए मैदान पर उतरे। ओके, और आपको बताऊं कि मिताली के बाद झूलन गोस्वामी भारत के लिए सबसे ज़्यादा वर्ल्ड कप खेलने वाली खिलाड़ी हैं। उन्होंने भारत के लिए 5 विश्व कप में भाग लिया हुआ है। ओके, तो मिताली राज ने कहा है कि रिटायरमेंट के बाद अब वो नई यात्रा शुरू करेंगी और वो लेकिन खेल में बने रहना चाहती हैं, खेल से प्यार करती हैं और भारत और पूरी दुनिया में जो महिला क्रिकेट है उसकी बढ़ोतरी के लिए योगदान में देने में उनकी खुशी होगी, ऐसा कहना है उनका। ओके, उनको कई अवार्ड भी मिल चुके हैं। 2003 में अर्जुन अवार्ड मिला था, पद्मश्री उनको मिला था 2015 में, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड मिला 2021 में। ओके, सब मैंने पीडीएफ में दे दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। मिताली राज के संन्यास के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम का कप्तान किसे बनाया गया? आंसर होगा हरमनप्रीत कौर। ओके, श्रीलंका के खिलाफ भी इसी महीने वनडे और T20 सीरीज़ है, तो उसके लिए हरमनप्रीत कौर को कप्तान बना दिया गया है BCCI के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। केंद्र सरकार ने नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी यानी NASP 2022 लॉन्च किया है, तो इसमें कितने खेल शामिल किए गए हैं? आंसर होगा 11। न्यूज़ आप देख रहे हैं, एविएशन मिनिस्टर जो हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने ही नेशनल एरो स्पोर्ट्स पॉलिसी को लॉन्च किया है पहली बार। ओके, नागरिक उड्डयन मंत्री ने, और इसमें 11 स्पोर्ट्स को शामिल किया गया है। ओके, एयर स्पोर्ट्स का मतलब ये हुआ, एयर स्पोर्ट्स यानी हवा में जो खेले जाते हैं वो, जिनका माध्यम हवा हो, ऐसे खेल। और पॉलिसी का लक्ष्य ये है कि भारत को वर्ष 2023 तक एयर स्पोर्ट्स में शीर्ष देश बनाना है। कौन कौन से 11 स्पोर्ट्स हैं वो भी देख लेते हैं। एरोबेटिक्स, ओके, एरो मॉडलिंग और मॉडल रॉकेटरी, एमेचर बिल्ड एंड एक्सपेरिमेंटल। अगला है बलूनिंग, ड्रोन ग्लाइडिंग और पावर्ड ग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग और पावर्ड हैंग ग्लाइडिंग। ओके, पैराशूटिंग भी है, उसमें स्काई डाइविंग, बेस जंपिंग, विंग सूट वगैरह वगैरह सब शामिल है। और क्या है? पैराग्लाइडिंग एंड पैरा मोटरिंग। ओके, और है पावर्ड एयरक्राफ्ट, जिसमें अल्ट्रालाइट, माइक्रो लाइट, लाइट स्पोर्ट्स एयरक्राफ्ट वगैरह वगैरह इसमें शामिल होंगे। और है रोटर क्राफ्ट यानी ऑटो गायरो सहित कई सारे जो क्राफ्ट होते हैं वो सब। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो 11 टोटल जो स्पोर्ट्स हैं उनको शामिल किया गया है। तो आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में डेली का फ्री होता है, आप देख सकते हैं। और जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया हुआ है वो सीधे ऐप से डाउनलोड कर लेंगे। तो ये जो स्पोर्ट्स पॉलिसी लाई गई है उसमें क्या क्या होगा, तो देखिए 4 स्तरीय उसमें स्ट्रक्चर बनाया गया है। एक एयर स्पोर्ट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा, एक व्यक्तिगत एयर स्पोर्ट्स के लिए राष्ट्रीय संघ होगा, क्षेत्रीय संघ भी होंगे कई सारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए, और डिस्ट्रिक्ट लेवल एयर स्पोर्ट्स एसोसिएशन भी होंगे।
ओके, उद्देश्य क्या है इसका? तो एयरो स्पोर्ट्स हैं उसके कल्चर को बढ़ावा देना, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर, उपकरण, इन सब को बढ़ावा देना। ओके, और इसमें यह भी संभावना बताई गई है कि इस पॉलिसी के जरिए 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का रेवेन्यू जनरेशन भी होगा और इससे 1 लाख लोगों को डायरेक्ट जॉब भी मिल सकेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉलिसी ये लाई गई है और एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। पीस कीपिंग सैन्य अभ्यास खान क्वेस्ट 2022, उसमें भारतीय सेना ने हिस्सा लिया है। तो इसका आयोजन किस देश ने किया? आंसर होगा मंगोलिया। मंगोलिया में हर साल आयोजित किया जाता है। एक बार मंगोलिया दिखा देते हैं आपको कहाँ पर है। तो अर्थ है और ये रहा प्यारा भारत, और अब चलते हैं मंगोलिया की ओर। ओके, मंगोलिया एक लैंड लॉक्ड देश है। यहाँ पर ये रहा मंगोलिया, इस तरफ है चाइना और इसके उत्तरी जो देश है वो है रशिया। ओके, और इसे सटा हुआ ये कजाकिस्तान है और ये लैंड लॉक्ड कंट्री है। लैंड लॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं? जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरा हुआ हो और समुद्र से कनेक्टिविटी उसकी नहीं हो। ओके, तो भारतीय सेना ने 6 जून को यहाँ पर पीस कीपिंग सैन्य अभ्यास जो हुआ है उसमें हिस्सा लिया है। पीस कीपिंग का मतलब हुआ शांति के लिए जो अभियान चलाए जाते हैं, जैसे यूनाइटेड नेशंस का जो पीस कीपिंग फोर्स है उस तरीके से। तो उसका एक अभ्यास आयोजित किया गया यहीं पर और इसी में हिस्सा लिया इंडियन आर्मी के सोल्जर्स ने। और उसका प्रतिनिधित्व किसने किया? लद्दाख स्काउट्स की एक टुकड़ी थी, उसी ने। तो ये जो एक्सरसाइज है वो 17 जून तक चलना है उसको। ओके, तो एक इम्पॉर्टेंट है, 16 देश इसमें हिस्सा ले रहे हैं। ओके, मंगोलिया की भी बात कर लें। मंगोलिया जो है उसकी राजधानी क्या है? उलान बटार। राष्ट्रपति कौन है? उख नागिन सुरेल सुख। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन किया, तो कहाँ पर स्थित है? आंसर का न्यू दिल्ली में। ओके, न्यूज़ आप देख रहे हैं, अमित शाह ने उद्घाटन किया है और ये रहा फोटोग्राफ गृह मंत्री का उद्घाटन करते हुए रहे गृह मंत्री, और भी कई मंत्री वहाँ मौजूद थे। तो 7 जून को उन्होंने न्यू दिल्ली में ये उद्घाटन किया है इस इंस्टीट्यूट का, नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट। 10 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं इसके निर्माण में, बिल्डिंग वगैरह में और नियुक्तियाँ में वगैरह में। और ये इंस्टीट्यूट सरकार को योजनाओं के लिए इनपुट्स देगा, ट्राइबल्स को लेकर जो भी योजनाएं बनाई जा रही हैं। तो एक नेशनल नोडल एजेंसी के तौर पर ये काम करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। भारत और इजराइल ने जून 2022 में किस क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट उस पर साइन किया है? आंसर होगा डिफेंस। आपको पता होगा कि भारत के जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, वो इजराइल के दौरे पर थे। तो उसी दौरान ये लेटर ऑफ इंटेंट यानी LOI पर सिग्नेचर हुआ है। डिफेंस के क्षेत्र में जो टेक्निकल सहयोग है उसको बढ़ावा देने के लिए भारत और इजराइल दोनों एक दूसरे देशों को सहयोग करेगा। ओके, इजराइल की बात कर लें, राजधानी क्या है? जेरूसलम, और प्राइम मिनिस्टर कौन है? नफ्ताली बेनेट। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को यूनिसेफ ने लगातार 20वें वर्ष गुडविल एम्बेसडर बनाए रखने का फैसला किया? आंसर होगा सचिन तेंदुलकर, और इस बात की घोषणा अभी हाल ही में हुई है। सचिन तेंदुलकर को पहली बार 2003 में यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर बनाया गया था। कब? 2003 में। और यूनिसेफ के साथ लगातार उनकी भागीदारी है और लगातार उनको जो है गुडविल एम्बेसडर के तौर पर एक्सटेंड किया जाता रहा है। तो अभी फिर से उनको एक बार और ये दे दिया गया है। ओके, यूनिसेफ के गुडविल एम्बेसडर का पद दिया गया है। यूनिसेफ का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। मुख्यालय का है न्यूयॉर्क, अमेरिका में। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व महासागर दिवस यानी वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 8 जून को। ओके, इसकी थीम क्या है? पुनरुद्धार महासागर के लिए सामूहिक कार्रवाई। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व ब्रेन ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे। आंसर होगा 8 जून को ये भी मनाया जाता है। ओके, थीम क्या है? टुगेदर वी आर स्ट्रॉन्गर। ठीक है, तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं आप, और आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं सरकारी जॉब न्यूज़ का, और इसके थ्रू आपको जो करंट अफेयर्स है उसकी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं मेंबरशिप लेकर आप। तो आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे?
गूगल प्ले पर जाइए, सरकारी जॉब न्यूज़ सर्च करें और ये लोगो दिखाई देगा और फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब मिलते हैं अगले वीडियो में और शेयर जरूर कीजिए इस वीडियो को तमाम मित्रों को और सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन भी दबा देना तो बेहतर बात होगी।